नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। पूरी दुनिया में चर्चा है कि यूक्रेन के कुछ शहर टैंकों का कब्रिस्तान बन गए हैं। पहली खबर में हम ये बताएंगे कि आखिर ये हुआ कैसे। दूसरी खबर में हम बात करेंगे यूरोप के सबसे बड़े स्टील प्लांट की, जहां इस वक्त 3000 लोग जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। और तीसरी खबर में हम आपको बताएंगे कि आखिर इस वक्त रूस के अंदर क्या राजनीति चल रही है। लेकिन सबसे पहले आपको ले चलते हैं यूक्रेन, जहां जंग के मैदान से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। महायुद्ध में महासंग्राम करने जाते इन रूसी सैनिकों के साजो सामान में आपको कुछ अलग, अनोखा या बदला सा नजर आ रहा है। वीडियो को एक बार फिर से देखिए। जो आपकी नजरों से शायद छूट गया हो, हम आपको दिखाते हैं। रूस की मिलिट्री ट्रक पर लगा ये बुलडोजर, ट्रक पर खास तरह का विंडशील्ड कवर, टैंक पर लगा अतिरिक्त मेटल कवर, खास तरह के पहियों से लैस बख्तरबंद गाड़ी। रूस की सेना के इन हथियारों पर ये परिवर्तन क्यों किए गए हैं? क्या इन संशोधनों की कोई खास वजह है, या फिर रूस की सेना ऐसा करके अपना बचाव करने में लगी है? दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक रूस की सेना के सबसे शक्तिशाली हथियार दुरुस्त नहीं रहे, या कहें कि सुरक्षित नहीं बचे हैं। यूक्रेन की सेना रूस की सेना पर लगातार हमले कर रही है, जिसमें रूस को अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम और सबसे शानदार बैटल टैंक को युद्ध के मैदान में खोना पड़ रहा है। तो क्या हथियारों में किए गए इन सुधारों से अब रूस की सेना बच पाएगी? रूसी हथियारों में ये परिवर्तन क्यों किए गए? इसे बताने से पहले यूक्रेन की सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल को सुनिए। Тут були самі більші танкові сраження. Якщо подивитися історію, так і є. Я думаю, все-таки історія сходиться. Тут теж буде дуже велике таке скупчення військ і буде бій. यूक्रेन की सेना की माने तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया सबसे बड़ा टैंक युद्ध देख रही है। यूक्रेन की सेना को जहां जिस तरह भी मौका मिल रहा है, दुनिया में सबसे शानदार माने जाने वाले रूस के टैंकों को वो धराशायी कर रहे हैं। कभी घात लगाकर, कभी ड्रोन हमले करके, तो कभी युद्ध में आमने सामने की लड़ाई में। अब तक हुए युद्ध में यूक्रेन ने 1157 सैनिक गाड़ियों, 873 टैंकों और 2238 बख्तरबंद गाड़ियों का नामो निशान मिटा दिया है। जिसके बाद रूस की रेड आर्मी बचाव की मुद्रा में आ गई है और अब उसने बच निकलने का फिल्मी रास्ता अपनाया है। 2015 में आई फिल्म मैड मैक्स में प्रयोग की गई इन गाड़ियों को देखिए। रूस की सेना अपनी गाड़ियों का मैड मैक्स अवतार दिखा रही है, जिसमें कई तरह के बदलाव किए गए हैं। बदलाव नंबर 1, रूस की इस बख्तरबंद गाड़ी को बैटलफील्ड में उतारने से पहले ही इसकी बनावट में अभूतपूर्व बदलाव किए गए हैं। सामने की विंडशील्ड में इतनी ही जगह छोड़ी गई है, जिससे बस सैनिकों को बाहर देखने की जगह रहे और बाहरी किसी खतरे से इनका कोई नुकसान न हो। लगभग यही बदलाव सेना के इस ट्रक में किया गया है। होवित्जर तोप ले जा रहे इस ट्रक में 90% वही बदलाव है। इसमें जो नया है वो है ये, दरवाजे पर लोहे के खास शील्ड लगा दिए गए हैं, जिससे दुश्मन की गोलियों से बचा जा सके। बदलाव नंबर 2, जब लोहा नहीं मिल रहा तो लकड़ी ही सही, बचाव तो करना ही है, चाहे किसी भी तरह हो। रूसी सेना के इस ट्रक में सामने की तरफ लगी लकड़ियां तो यही संकेत दे रही हैं, लेकिन इस ट्रक को लकड़ियों का बना शील्ड बचा नहीं पाया। लोहे का बना शील्ड भी यूक्रेन के हथियारों के सामने हवाई साबित हुआ। बदलाव नंबर 3,
रूस के मिलिट्री ट्रक पर लगा ये बुलडोजर तबाही की नई दास्तान लिखने जा रहा है, क्योंकि ये सैनिकों को ले जाने के अलावा यूक्रेन के घरों पर भी तबाही मचाने का काम करने वाला है। लेकिन दुनिया में सबसे शानदार, सबसे सुसज्जित और सबसे सुरक्षित हथियारों को ऐसा सस्ता जुगाड़ क्यों करना पड़ रहा है? इस टैंक को ही देखिए, जिस पर रूस की सेना ने अतिरिक्त मेटल कवर लगा रखा है। दरअसल टैंक का काम सिर्फ दुश्मन पर हमला करना ही नहीं है, बल्कि दुश्मन से खुद को बचाना भी है, जो सैनिकों के लिए सुरक्षा कवच का काम भी करता है। यही खासियत तोप को टैंक बनाती है। टैंक को एक तरह का चलता फिरता बंकर भी कह सकते हैं, जिसके अंदर सैनिक अपनी सुरक्षा के साथ दुश्मन पर अटैक करते हैं। ये हमला जमीन के अलावा आसमान से भी हो सकता है। ऐसे में टैंक में सैनिक को सुरक्षित रखने के लिए खास इंतजाम किए जाते हैं। लेकिन महायुद्ध में ऐसा होता दिख नहीं रहा, जिसका सबूत है ये टैंक। ये नेस्त नाबूद टैंक अपने धराशायी होने की कहानी खुद बयां कर रहे हैं। बैटलफील्ड में रूस के टैंकों की इतनी बुरी हालत ना तो इससे पहले कभी किसी ने देखी होगी, न किसी ने किस्सों में सुनी होगी। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के मुताबिक यूक्रेन में जब युद्ध की शुरुआत हुई तो रूस ने करीब 2700 लड़ाकू टैंक तैनात किए थे, जिनमें से ज्यादातर T-72 और T-90 टैंक हैं। रिपोर्ट्स की माने तो रूस ने अभी भी अपने ब्रह्मास्त्र और दुनिया के सबसे शक्तिशाली टैंक T-14 का इस्तेमाल नहीं किया है। रूस ने अधिकतर अपने पुराने T-72 टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों, आर्टिलरी और रॉकेट लॉन्चर्स को ही मैदान में उतारा है, और यही है इनके ध्वस्त होने की असली वजह। Ми воюємо зараз проти російських військ не просто за нашу державу, не просто за незалежність, а буквально за виживання для наших людей, за те, щоб українців не розстрілювали, за те, щоб українців не катували, за те, щоб українців не гвалтували і щоб не вивозили в Росію. Російські окупанти вже вивезли з цієї території, яку вони зайняли, не менше 500 тисяч наших громадян. Це як 2 ваших міста порту. Просто уявіть це. Були люди і їх немає. 500 тисяч людей. Це депортація. Це те, чим займалися найстрашніші тоталітарні режими минулого. युद्ध में नए भर्ती किए गए रूस के सैनिकों और रूस के पुराने टैंकों की हालत इतनी खराब हो गई है कि अनुभवहीनता की वजह से ये सैनिक अपने हथियारों को बचाने के लिए अजीबोगरीब तरीके अपनाने लगे और अपने टैंकों को गंवाने भी लगे। महायुद्ध में हालात इतने खराब होने लगे कि जीते गए टैंकों को लोग वॉर ट्रॉफी समझकर अपने घर ले जाने लगे हैं, जिसे यूक्रेन की सरकार ने खुद बढ़ावा दिया। Ми очікуємо 100% підтримку від Генсека ООН. 100%, тому що 100% правда на нашому боці і війна у нас. Я думаю, що після приїзду, і якщо буде час у генерального секретаря, і я думаю, що у нього дуже поважний статус, йому обов'язково треба відвідати спочатку наші місця, де було катування і де знищили наших людей. लंबे वक्त तक चले सुधारों के बाद भी रूसी सेना को यूक्रेन में वो सफलता नहीं मिल रही जिसकी उसे उम्मीद थी। जमीन पर सेना तकनीकी परेशानियों से जूझ रही है, उनके टैंक खराब हो रहे हैं और उनकी रणनीति को भी इंटरसेप्ट किया जा रहा है। दूसरी तरफ यूक्रेन के लिए रूसी टैंकों को ध्वस्त करना उनकी जरूरत बन गई और टैंकों पर जीत एक जिद बन गई है। रूस के टैंकों के इस तरह नाकामयाब होने की वजह इस वीडियो में भी छिपी है। वीडियो में नजर आ रहा ये है जेवलिन मिसाइल। महायुद्ध की शुरुआत में अमेरिका ने यूक्रेन को 2000 जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल दिए थे और लगातार इन मिसाइलों की आपूर्ति करता आ रहा है, जिसने पूरे युद्ध को नया मोड़ दे दिया।
इस मिसाइल के हमलों ने रूसी सेना में हाहाकार मचा रखा है। यूक्रेन के लिए सिर्फ जेवलिन ही नहीं, नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन भी रूस के लिए काल बनी हुई है। यूक्रेन के लिए ये दोनों इस युद्ध का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी हुई है। अब समझिए ये मिसाइल काम कैसे करती है। टैंकों के सामने बैठा सैनिक अगर अपने दुश्मन टैंक पर सीधे हमला करता है तो उसे कोई नुकसान नहीं होगा। दरअसल रूस के तमाम टैंक ऐसे रक्षा कवच से लैस होते हैं जो सीधे हमले के असर को नाकाम कर देते हैं। अब बारी आती है NLAW और जेवलिन मिसाइल की, जो छोड़े जाने पर टैंक के ऊपर वहां जाकर फटती है जहां टैंक का रक्षा कवच कमजोर होता है, जबकि जेवलिन मिसाइल 2 वॉरहेड से लैस होती है। पहली टैंक के रक्षा कवच को उड़ा देती है और दूसरी टैंक के भीतर जाकर नुकसान पहुंचाती है। ठीक ऐसे देखिए कैसे जेवलिन और नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन ने टैंकों के ठीक ऊपर हमला किया है, उसी जगह जहां टैंक का रक्षा कवच सबसे कमजोर होता है। Force can do tremendous work in terms of defending itself, and the Ukrainians demonstrate that each and every day. We've seen them again blunt the advance of a far superior force with respect to the Russians in terms of numbers and capability by using the right types of techniques and the right weapon systems. The Javelin, the Stingers have proven to be very, very effective in this fight. टैंक और सैनिक वाहनों में अजीबोगरीब सुधार से ये साफ हो जाता है कि रूस की सेना कमांड, कंट्रोल और कम्युनिकेशन की दिक्कतों से जूझ रही है। खबरें हैं कि रूस के यूनिट कमांडर रेडियो या मोबाइल फोन पर बात कर रहे हैं, जिनकी बातें आसानी से सुनी जा सकती हैं। हालांकि इन सब के बावजूद जानकारों का मानना है कि रूस के पास बड़ी तादाद में हथियार हैं और उनके सैनिकों की संख्या भी ज्यादा है, जिससे आने वाले दिनों में ये महायुद्ध एक नए दौर में पहुंच जाएगा, जिससे यूक्रेन का भयानक नुकसान निश्चित है।